नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। गुप्त काल की अपनी तीसरी क्लास है और जीके जीएस का जो बैच शुरू किया है अपन ने अभी वापस, उसकी भी ये तीसरी क्लास है। तो अभी तक अपन मंदिर कला पढ़ चुके। अभी तक अपन मंदिर कला के बाद में और क्या पढ़ा था अपन ने? मूर्ति कला और चित्रकला। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं गुप्तकालीन साहित्य, यानी कि आज की इस क्लास में गुप्तकालीन साहित्य साथियों पूरा हो जाएगा। न सिर्फ वो पूरा पढ़ेंगे बल्कि याद कर लेंगे, ये बात आप सभी जानते हैं। समय की बहुत कीमत है, इसलिए समय व्यर्थ नहीं करके सीधे ही अपन कहां चलेंगे? क्लास की ओर। चलिए, सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने आ चुकी है। ठीक है, यदि साथियों अपन बात करें गुप्तकालीन साहित्य की, तो अपन ने जब क्लास स्टार्ट की थी तब पढ़ा था कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। कला और साहित्य की दृष्टि से क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया, पुनर्जागरण काल कहा गया, पुनर्जागरण कला कहा गया। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। यानी कि यहाँ पे इस समय गुप्त काल में श्रेष्ठ साहित्यकार और श्रेष्ठ कवि हुआ किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों सबसे पहली ही चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है? श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों का काल है। ये कौन सा काल है? श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों का। अब बताइए, श्रेष्ठ कैसे नहीं होगा जब कालिदास जैसे विद्वान इस काल में थे? तो ये श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों का काल है। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन। साथियों, इस शब्द को पहचानना और इस पे मतलब ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कई जना कहते हैं गुरु जी रामायण महाभारत को भी गुप्त काल में थोड़ी लिखी पहला रही है। इसमें लिखा है अंतिम रूप से संकलन। तो अंतिम जो संकलन है रामायण महाभारत का भी, पुराणों का भी अंतिम रूप से जो संकलन है वो गुप्त काल की ही देन है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम रूप से जो संकलन हुआ वो गुप्त काल की देन है। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका इसी चीज को समझाने के लिए महाभारत पर लेकर जाना चाहूंगा। महाभारत डायरेक्ट ही महाभारत के नाम से नहीं जानी गई है कि हाँ गुरु जी के महाभारत डायरेक्ट महाभारत के नाम से नहीं लिखा गया। सबसे पहले जब इसे लिखा गया, जब इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था इसका? जय संहिता नाम था। देखो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज है। महाभारत जो लिखी है महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। महर्षि वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते थे। इनका नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, ध्यान रख लेना। याद रह जाए तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी चिंता वाली बात नहीं है। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई। अब आप लोगों को ये सारी चीजें विदित होगी, और नहीं है तो बता दूं कि जब लिख रहे थे तो फिर इनकी पेन टूट गई, गणेश जी ने दांत से लिखा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो महर्षि वेद व्यास द्वारा तो लिखी गई। जब सबसे पहले इसको लिखा तो इसके अंदर 8,800 श्लोक थे। जब 8,800 श्लोक थे तब इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। जब इसके अंदर श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई 24,000, तब इसका नाम पड़ा भारत। और जब क्योंकि इसमें श्लोक बाद में जुड़ते गए, अब गुप्त काल में अंतिम संकलन कैसे हुआ? क्योंकि बाद में और जुड़ते गए इस तरीके से जुड़ते गए, तब 1,00,000 श्लोक, अब जो है 1,00,000 श्लोक है इसके अंदर, और फिर इसका नाम हुआ महाभारत। तो अंतिम रूप से संकलन कब हुआ? गुप्त काल के अंदर हुआ है। ठीक है, अब इसमें 1,00,000 से भी ज्यादा श्लोक है, और पर्व है इसके अंदर। जैसे भाग होते हैं ना अध्याय, वैसे ही इसके पर्व है। ठीक है, 18 पर्व है इसके, तो ये भी ध्यान रखना। अब बात करें साथियों अपन रामायण की, तो रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने, जो डाकू थे, डाकू से संत बने। ठीक है, जब संत भी ऐसे बने कि इनके ऊपर मतलब तपस्या की ना, तो फिर ऐसी तपस्या की कि दिमक जो होते हैं ना, मारवाड़ी में हम जाओ तो इनके उदय। ठीक है, मारवाड़ी वाले समझ गए, हिंदी वाले ध्यान रखना, दिमक। तो दिमक जो होते हैं उन्होंने घर बना दिया ऊपर, उसे संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा वाल्मीकि। इतनी अच्छी तपस्या की, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये इसकी रचना की गई। इसके अंदर साथियों 24,000 श्लोक है इसका, इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो चतुर्विंशति सहस्त्री है। ठीक है, और इसके अंदर जो इनके भाग है वो कांड कहे जाते हैं, जो 7 कांड है, जैसे किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ये सारे अलग अलग कांड है। ठीक है ना, अरण्य कांड वगैरह ये सब। तो ये जो है 7 कांड है इसके अंदर। ये रामायण और महाभारत, इनका अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ है? गुप्त काल के अंदर हुआ है। ठीक, याद रह जाइए, इतनी पूरी रामायण बाज दी। अब तो रामायण ही पढ़ी अपन ने। ठीक है, इतनी पूरी रामायण बाज दी, हम तो याद रहना ही चीजें कि अंतिम रूप से संकलन पूछ ले इनका यहाँ। इसके अलावा साथियों ये भी ध्यान रखना, चलिए
पुराणों का भी अंतिम रूप से संकलन, ठीक है, पुराणों का अंतिम संकलन, ये भी आपके कहां हुआ है, ये भी आपके हुआ है गुप्त काल की देन है, ठीक है। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। अब देखो और स्मृतियां जो होती है, जैसे नारायण स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि, इनकी रचना भी गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल में जो अधिकांश साहित्य की रचना की गई, यानी साहित्य की भाषा आपको पूछ लेते हैं तो वहां पे ध्यान रखना संस्कृत भाषा है, ठीक है। अधिकांश साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई। अब कुछ एक जो है पाली प्राकृत अलग थोड़ी सी मिल सकती है, लेकिन 90% से ज्यादा संस्कृत भाषा में रचना की गई है। तो क्या ध्यान रखेंगे, भाषा के अंदर आपको क्या ध्यान रखना, संस्कृत। अब रामायण महाभारत ये श्लोक लिखे हैं ना, तो ये श्लोक सारे संस्कृत में ही है, ठीक है, तो संस्कृत में की गई। गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ कवि पूछा जाए आपको तो कालिदास है, और कालिदास से प्रश्न बहुत बनते हैं। कालिदास से अभी जो फर्स्ट ग्रेड पिछली हुई थी उसके अंदर भी कालिदास की रचनाओं से प्रश्न आया था। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होता, लगभग 10 में से 9 एग्जाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर कालिदास से प्रश्न पूछा जाता है, बस अपने को पढ़ना ढंग से होता है, बस ये चीज है। तो पहली स्लाइड का काम पूरा हो गया। अच्छा स्क्रीनशॉट वाला मुझे याद आ गया तो ले लो, चलो कि नहीं रहे थे भी क्या याद रखो, मन याद आ जाए तो मैं टाइम दे दिया करूं। आज इस स्लाइड में क्या पढ़ा अपन ने, महाभारत और रामायण के बारे में पूरा ही पढ़ लिया कि अंतिम संकलन हुआ, कैसे कैसे इसको कहा गया। ये फिर कवियों और साहित्यकारों का काल कहा जाता है, अंतिम रूप से इनका संकलन, स्मृतियां ये याद रख लेना, संस्कृत इसकी भाषा जो है साहित्य की ज्यादातर क्या रही है, संस्कृत रही है, और कालिदास, ये याद रखोगे आप पहली स्लाइड के अंदर, ठीक है। चलें दूसरी स्लाइड की तरफ, ठीक है। आज तक मैं पूरा याद करा दूं, आ बात पक्की है, ठीक है। फोकस करते हैं क्या कैमरे को थोड़ा सा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस थोड़ा सा मैनुअल पे कर लेते हैं। चलिए, कालिदास की प्रमुख रचनाएं और कालिदास के बारे में थोड़ा सा परिचय। जन्म कालिदास जी का हुआ उत्तर प्रदेश में, कटुओ है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कह रहे तो यूपी, ठीक है, यूपी बिहार, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ है। भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है, वैसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कैसे, कौन सी भाषा के कवि है, अंग्रेजी भाषा के, तो यानी कि शेक्सपियर कहने वाला भी कोई ना कोई अंग्रेज ही होगा, होगा ना। हाँ भाई साहब, हमारे भाया वी.ए. स्मिथ कह गया है, कौन, वी.ए. स्मिथ ने कहा, वी.ए. स्मिथ ने कहा, याद रह जा, सीखे नहीं रही तो भी याद रखना ही पड़ी, ठीक है। वी.ए. स्मिथ ने कहा। रचनाओं की भाषा अभी तो पढ़ के आए अपन की, संस्कृत में ज्यादातर रचनाएं लिखी गई, तो रचनाओं की भाषा भी इनकी संस्कृत थी, लेकिन रचनाओं की शैली अलग थी। यदि शैली पूछते हैं तो इनकी वैदर्भी शैली थी, कैसी थी, वैदर्भी शैली के अंदर इन्होंने रचनाएं लिखी है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आपको 4 तो काव्य याद रखने हैं और 3 नाटक याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, 4 काव्य 3 नाटक। 4 तो काव्य लिखे जिसमें से 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, और 3 लिखे नाटक, ये पूछा जाता है कई बार। तो क्या याद रखोगे, 4 काव्य 3 नाटक, ठीक है। नाटक में शब्द कितने हैं, 3, बस 3 नाटक। अब देखो प्रमुख महाकाव्य, महाकाव्य बड़े होते हैं, खंड काव्य छोटे होते हैं। प्रमुख महाकाव्य जो है उनमें रघुवंशम और कुमार संभव। देखो रघु का मतलब है राम, ठीक है, रघु का मतलब राम है, यानी राम जी का वंश है, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है, राम जी है, ठीक है। तो राम जी के बारे में कोई रचना है तो वो महान ही होगी। जब पुरुष मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं तो वो महान ही होना है, ठीक है। और फिर बात है कुमार संभव की, ठीक है। तो कुमार संभव अपन जानते हैं, कुमार कार्तिकेय, ठीक है ना, कुमार कार्तिकेय गणेश जी के भाई थे, कुमार कार्तिकेय, जब वो भी तो कितने महान थे। तो ये दोनों क्या है, आपके महाकाव्य हैं, ये ऐसे ही याद रखना है। खंड काव्य मैं आपको बता रहा हूं ना, ये यदि आपने ध्यान से सुन भी लिया ना तो आप ये 50% तो याद हो गया, समझो 50%। फिर पीछे बचता है तो थोड़ा नोट्स बनाते समय हो जाएगा, थोड़ा आप खुद भी तो पढ़ोगे ना, कोई पूरा गुरुजी तो कोई पढ़े कौन, ठीक है। तो रघुवंशम और कुमार संभव कैसे हैं, महाकाव्य है। बात करें साथियों खंड काव्य की, तो मेघदूतम और ऋतु संहार, ये 2 है खंड काव्य। फिर वही बात की याद कैसे रखा जाए, चलिए महाकाव्य याद रखे तो खंड काव्य वैसे ही पहचान लोगे, फिर भी मैं याद करवा देता हूं खंड काव्य को भी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आकाश में आपने बादल देखे हैं, मेघ बादल को कहते हैं,
बादल देखें तो क्या बादल आपने पूरा का पूरा समग्र एक ही देखा है गेस्टाल्ट की थ्योरी पर, या आपने अलग अलग टुकड़ों में देखे? तो आप बिल्कुल क्लियर कहोगे कि सर अलग अलग टुकड़ों में देखें, खंडों में देखें, तो ये कैसा है? खंड काव्य है। मेघदूतम कैसा है? खंड काव्य है। अच्छा, ऋतु, क्या ऋतु एक ही होती है? क्या नहीं, ऋतुएं तो अलग अलग होती है। तो ऋतुएं अलग अलग खंड में होती है, तो खंड काव्य, ये याद रखना। इसमें हालांकि 6 ऋतुओं का वर्णन है। ठीक है, कितनी ऋतुओं का वर्णन है? 6। तो ऋतु इस तरीके से आपको खंड काव्य याद रह जाएंगे, महाकाव्य याद रह जाएंगे। अब रही बात अपने नाटक की। जब खंड काव्य और महाकाव्य याद है तो नाटक वैसे ही याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवा दूंगा। फिर बात करें अपन प्रमुख नाटक की, तो नाटक में आएगा एक तो मालविकाग्निमित्र, एक विक्रमोर्वश्यम और एक अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक, इन्होंने 3 नाटकों की रचना की। प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। मैं वो इतनी भागवत इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये ऐसे ही चलो मजे लिए जाए, मजे नहीं है। यहां से प्रश्न बनते हैं कि ये इनमें से कौन सा नाटक था, इसमें से कौन सा खंड काव्य था, इसमें से कौन सा महाकाव्य था। यहां तक कि नेट जैसे एग्जाम में भी ये प्रश्न बन जाते हैं, आरएस में बन जाते हैं। यहां पे कैसे याद रखोगे कि नाटक मत कर, क्या याद रखोगे? नाटक मत कर, ये माल विक्रम को अभी पहुंचाना है। नाटक मत कर, ये माल विक्रम को अभी पहुंचाना। कितना आसान भाई, रटने की कोई आवश्यकता है क्या? नाटक मत कर, ये माल विक्रम को अभी पहुंचाना है, तो अभी पहुंचाना है, सीधी सी बात। लिख दूं क्या जरूरत कौन पड़े? है लिख दियो, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप व्यवस्थित लिख लेना जहां जगह सही से हटो, ठीक है। नाटक मत कर, माल विक्रम को अभी पहुंचाना है। अच्छा, ट्रिक की एक बात बताऊं कि फिर भी किसी के दिमाग पे लोड पड़ रहा होना कि सर गुरुजी ट्रिक कैसे याद रहेगी इतनी, तो मत याद करो, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। याद कर लेना, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, सीधी बात। नहीं याद रहे तो नाटक करने की जरूरत को नहीं है, माल विक्रम ने पहुंचा देना, वो भी कद? अभी अभी पहुंचाना है, ठीक है। दोनों तरीके हैं भाई, आपके ऊपर है कि आप कितने एग्रेसिव है इसके प्रति। मैं कितना एग्रेसिव हूं वो आप 2 साल से देख रहे हो, लेकिन आप लोगों का समर्पण, आप लोगों का एग्रेशन काम आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन एक एक चीज की कि रघुवंशम के अंदर क्या विशेषता है। देखो कालिदास बड़ा व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि प्रश्न बड़े बनते हैं यहां से, ठीक है। तो अब बात करें रघुवंशम की। देखो इक्ष्वाकु, इसको कर लेना राजाओं, राजन या राजाओं, मिस्टेक हो गया है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। भगवान श्री राम का जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। अपन लव कुश वगैरह पढ़ते हैं कि ये तो कुश के वंशज थे, कछुआओं के बारे में और ऐसे पढ़ते हैं, तो ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। यानी कि इसके अंदर ये भगवान राम की बात हो रही है ना, वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित ही थे। तो इसमें किसका वर्णन है? राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक की वंशावली का वर्णन है। बहुत ज्यादा गहराई में एग्जामिनर गया तो आपको पूछेगा कि इसके अंदर क्या है, या कूट वाले प्रश्न देकर पूछ सकता है। वैसे आसानी से नहीं पूछा जाएगा, यह प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना, राजा दिलीप से लगाकर अग्निवर्ण तक का वर्णन है। 19 सर्गों में यह विभाजित है, यह जरूर ध्यान देना, 19 सर्गों में विभाजित है। मैंने जहां तक है मोस्ट ऑफ आपको सर्ग में लिखवा दूंगा इसके अंदर, ताकि आपके आसानी हो जाए और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। क्लियर बात है कि भटकना नहीं पड़े। शॉर्ट में अनावश्यक कुछ भी नहीं है, मैं बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लेके आया हूं आपको। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही क्लासेस है और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही विद्यार्थियों को काम आती है, वो याद रखी जा सकती है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम जो है वो यही नाम से है। स्पेलिंग देख लो, गौरव ज्ञान धारा की स्पेलिंग देख लो, GAU वाली नहीं है अपनी। अपना टेलीग्राम GOURAV 1.5 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ये पहचान है, ठीक है। राजस्थान के गिने चुने ही टेलीग्राम चैनल है जिनपे इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 2-4 ही है, ठीक है। तो वहां पे आप देख के पहचान सकते हो, ठीक। बात करें कुमार संभव की, यह भी महाकाव्य है। कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है और प्रकृति का वर्णन है। अब देखो कुमार कार्तिकेय को आपने यदि फोटो कहीं देखा है तो मोर पे बैठे हुए देखा होगा, मोर उनका वाहन था। तो मोर यानी कि प्रकृति, मोर का तो नृत्य देख लिया तो पूरा प्रकृति का आनंद आ जाता है, तो प्रकृति का वर्णन भी है। इसके अंदर 17 सर्गों में विभाजित है ये, ठीक है ना। इसके अंदर 17 सर्ग है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं।
ये भी आपको हो गई याद, यानी कि महाकाव्य आपको मैंने बता दिए। ठीक है, अब इसमें से ये तीन जो है, दो जो है वो खंड काव्य है और तीन नाटक है। ठीक है, एक तो ये खंड काव्य है, एक तो ये खंड काव्य है, एक ये भी खंड काव्य है। ठीक है ना। मेघदूतम देखो दो भागों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। बहुत गहराई से प्रश्न पूछा तो यहां पे जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये याद रख लिया ना कि ये खंड काव्य है, यहां तक ही हो जाता है। यक्ष यक्षिणी की विरह व्यथा का वर्णन है। यक्ष भी वैसे शिव जी का ही एक रूप है, अवतार है। ठीक है ना। यक्ष यक्षिणी की विरह व्यथा का इसके अंदर वर्णन किया गया है। ऋतु संहार, ऋतु संहार कालिदास का प्रथम खंड काव्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इतना मतलब बहुत ज्यादा गहराई से भी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऋतु संहार कालिदास का प्रथम खंड काव्य है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। ये भी एक बार प्रश्न बना है कि इसमें कितनी ऋतुओं का वर्णन है, तो इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये है नाटक। नाटक मत कर, ये माल विक्रम को अभी पहुंचाना है, याद रह जाएगा ना। विक्रमोर्वश्यम, उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा का वर्णन है। ये पूछा जाता है कई बार। ये 5 भागों में विभाजित है। विक्रमोर्वश्यम जो है वो 5 भागों में विभाजित है। देखो अगला, मालविका अग्निमित्र, ये कालिदास का प्रथम नाटक है। एक तो ये प्रथम याद रखना है, एक आपको ये ऋतु संहार प्रथम याद रखना है। ये प्रथम खंड काव्य है, ये प्रथम नाटक है। ठीक है ना, ये प्रथम नाटक है, पहला नाटक है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, ये भी 5 अंकों में विभाजित है। अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा है। ठीक है, अब बात करें अपन अभिज्ञान शाकुंतलम की। ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। देखो मालविका अग्निमित्र तो कैसा है, पहला है, और सबसे बेस्ट कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो 7 अंकों में विभाजित है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। यानी ये जो है ना, ये बड़ी डिटेल आई है साथियों, लेकिन नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ में आई है। ये काफी सारी किताबें जो है ये डिटेल नहीं देते हैं, तो सिर्फ नाम दे दिया करते हैं, लेकिन प्रश्न का लेवल जो है अब बढ़ चुका है। मैंने कल की क्लास में कहा था, यदि कंपटीशन में बने रहना है और वास्तव निश्चित नौकरी लेनी ही है, तो अपन को एग्जामिनर से एक कदम आगे चलना होगा, आगे सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आईएएस लेवल पे लेके गया हूं आपको, ये भी नहीं है। अपन उसी लेवल को पकड़ के चल रहे हैं। कितना नॉर्मल तरीके से पढ़ा है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा है। क्लास पढ़ी, आधा घंटा देना आपको सिर्फ इस क्लास को, बाद में पूरी पढ़ने के बाद नोट्स बना लिया आपने, यदि आधा घंटा देना है सिर्फ, याद हो जाएगी आप, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 4-5 किताबें टटोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा पका पकाया माल मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ आवश्यकता है तो शेयर करने की। अब करो कि नहीं करो बा मन ध्यान नहीं है। चलिए, ये हो गया कालिदास की और इनकी अन्य रचनाएं, ये भी हो गई। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब गुप्तकालीन और भी रचनाएं हैं। कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछने के चांस आपके कालिदास में से ही रहते हैं। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी चूक मत करना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं, पिछले फर्स्ट ग्रेड में मैंने वन लाइनर के प्रूफ भी डाले थे। प्रश्न तो सारे लगभग 90% अपने वन लाइनर से कवर होते थे, और हुए हैं और आगे भी होंगे। 2 प्रूफ डाले थे, 2 प्रश्न बने थे। एक तो कालिदास की रचनाओं से संबंधित, एक बना था मृच्छकटिकम से संबंधित। तो दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। मृच्छकटिकम रचना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है उसमें वो ये पूछा जाता है कि इसकी रचना किसने की। तो इसकी रचना किसने की, शूद्रक ने की है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है, शूद्रक ने की है। ये जो है साथियों दुखांत नाटक है। अब इसमें स्पेशली दुखांत लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ज्यादातर गुप्तकालीन नाटक कैसे हुए हैं, सुखांत हुए हैं। कैसे हुए ज्यादातर, यहां पे नोट करके एक चीज लिखना आप कि गुप्तकालीन नाटकों की प्रकृति, नाटकों की प्रकृति सुखांत व प्रेम परक रही है। यही लिखा हुआ है, ऑफलाइन क्लास में हम था ने नोट्स सारे। चलो मैंने भी लिखा दिया।
गुप्तकालीन नाटकों की प्रकृति सुखांत रही है, इसीलिए मृच्छकटिकम में स्पेशली लिखा है कि यह दुखांत नाटक था। अब तो याद रहे जी, ठीक है। मृच्छकटिकम दुखड़ा रोया यार है, दुखांत नाटक हो भाई, इन हल्लो के याद राख होते। नायक और नायिका देखो लाल लाल राता करियोड़ा में, नायक और नायिका, चारुदत्त ब्राह्मण तो था नायक और बसंत सेना थी नायिका, और ये थी गणिका, ये थी गणिका, और ये था सार्थवाह, ये था सार्थवाह, ये थी गणिका, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है मृच्छकटिकम का? मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इस मृच्छकटिकम में एक और चीज है, इसमें मतलब उच्च कुल के जो लोग बताए हैं वो संस्कृत भाषा बोलते हैं, और आम जनता जो बताई है वो पाली और प्राकृत भाषा बोलती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बाकी मृच्छकटिकम में ये आपकी जानकारी काफी है, मेरे हिसाब से खूब है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाख दत्त ने की है। किसने की है? विशाख दत्त ने की है। नॉर्मल फैक्ट है, एक आराम से याद रख लेना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पंचतंत्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जैसे अपने उसमें पढ़ते हैं ना, फारसी अनुवाद कलीला दमना वगैरह, वो चित्रकारी में भी पढ़ते हैं अपन, वो सीआर वाला, वो इसी के पात्र थे, ठीक है। तो ये किसकी रचना है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। ये नीतिपरक कहानियां हुई है, इनमें क्या है? नीतिपरक, कुछ अच्छा संदेश देने वाली प्रेरणास्पद कहानियां है इसके अंदर। पंचतंत्र में क्या है? नीतिपरक कहानियां है, 5 भागों में विभाजित है। देखो पंच का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी मैं तो पंचरत्न ही देखी उड़ी है, पंचरत्न सुपारी आवे नहीं, तो वह पंचरत्न, तो पंचरत्न देखी उड़ी में 5 रुपये की सुपारी आवे, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? पंचतंत्र 5 भागों में विभाजित है। यदि बहुत ज्यादा डिटेल पूछे, देखो वैसे तो एक सिंगल आपको सीधा ही याद नहीं भी रहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप काफी सारा आपकी पकड़ हो जाती है जीके पर, उसके बाद में ये याद हो जाएंगे, ठीक है। यदि पूछे तो 5 भाग है इसके: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षाकारित्व, ठीक है। 2 तो मित्र के नाम से हैं, 2 मित्र के अंदर एक संधि करा देना, एक प्रमाण पत्र दे देना, लब्ध प्रमाण, और फिर बाद में परीक्षा करा देना। बस याद रखने का तरीका बता दिया। 2 मित्र हैं, मित्रों के अंदर एक संधि करा देना, संधि का प्रमाण पत्र दे देना, और प्रमाण पत्र दे के परीक्षा करा देना। आगे बढ़ते हैं भाई। याद कराने के तो मैंने कहा ना गारंटी है, बाकी अब आप कितना खुद एक्टिव रहते हो वो है आपके ऊपर। फिर आगे बात करें अपन, एक रचना और ध्यान रखनी है, किरातार्जुन नियम, ठीक है। 12वीं की रचना है किरातार्जुन नियम। किरातार्जुन नियम के अंदर क्या है? देखो किरात जो है ये है ना, ये किरात है। ये किरात क्या होता है? किरात शिव जी का अवतार है, शिव जी का 16वां अवतार है। महादेव जी है ना, भोले भंडारी, ठीक है। मैं महादेव का बड़ा भक्त हूं, महाकाल का भक्त हूं, ठीक है। एक वो डायलॉग भी है ना, एक वो कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के अंदर है, तो महाकाल के भक्त हैं अपन भी। देखो किरात रूप है उनका 16वां अवतार माना जाता है। 16वां अवतार किसका? शिवजी, महादेव, शिव जी का 16वां। शिव जी के वैसे 19 अवतार माने जाते हैं, जैसे विष्णु जी के 10 अवतार पढ़े हैं आपने, या जाने हैं या कहीं से देखे हैं, जो भी। शिव जी के 19 अवतार हैं, उसमें से 16वां अवतार है किरात का। किरात क्या ना, वनवासी एक व्यक्ति का अवतार है। तो वनवासी व्यक्ति का अवतार है जब अर्जुन भाई ब्रह्मास्त्र मतलब दिव्यास्त्र लेने के लिए जाते हैं। अर्जुन जो पांडुपुत्र अर्जुन है, पांडव, वो जब दिव्यास्त्र लेने जाते हैं तो उन्हें पाशुपतास्त्र जो दिया था ना, वो किरात ने दिया था। एक कहानी है इसके पीछे कि वो दुर्योधन एक राक्षस को सुअर बनाकर भेजता है, और फिर ये जो बाण चलाता है अर्जुन, उधर से किरात रूप धारण किए हुए शिवजी भी बाण चलाते हैं। जब सुअर मर जाता है, वो राक्षस मर जाता है, उसके पास जाते हैं, 2 बाण लगे हुए थे। अर्जुन कहेगा मैं मारियो, किरात स्वरूप शिव जी कहते हैं मैंने मारा। दोनों में पहले तो होती है मतलब मौखिक लड़ाई, उसके बाद में बाणों की वर्षा होती है। अर्जुन के सारे ही हथकंडे फैल हो जाते हैं, और किरात रूप जो शिवजी ने लिया होता है वो अर्जुन को पराजित कर देते हैं। उसके बाद में अर्जुन समझता है कि वास्तव में मेरी तो हालत खराब है। फिर अर्जुन मतलब उनके बाण से घायल हो जाता है एक तरीके से,
फिर बाद में अर्जुन समझता है अब तो मेरा बचना ही मुश्किल है, तो वहीं पे रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा करता है और उस पर माला अर्पित करता है। जैसे ही वो माला शिवलिंग पे अर्पित करता है, वो माला स्वतः ही किरात स्वरूप शिवजी जो होते हैं उनके गले में पड़ जाती है। इतने में अर्जुन समझ जाता है कि ये तो साक्षात महादेव थे और मैं इनसे लड़ रहा था। फिर बाद में जो है इनको पाशुपतास्त्र मिला है। इन शॉर्ट मैंने आपको ये कहानी बता दी है, तो ये ध्यान रखना कि किरात रूप क्या था। किरातार्जुनियम थे पेड़ कोर्स में कोई बतावेगा थाने कि ध्यान बताई भी हुई मैं देखिए कौन। किरातार्जुनियम के ये है, भारवी द्वारा ये रचित है। शिव के किरात रूप और अर्जुन के संवाद का वर्णन है, आपस में जो संवाद हुआ, जो संवाद कैसा हुआ होगा अब मैंने आपको बता दिया है। ये भी 18 सर्गों में विभाजित है। अब देखो महाभारत का किरदार है ना अर्जुन, 18 पर्व महाभारत में थे, तो यहां से याद रह जाएगा कि 18 सर्गों में विभाजित है किरातार्जुनियम, याद रह जाए। वत्स भट्टी ने रावण वध की रचना कितने सर्गों में की है? तो 22 सर्गों में की है। अच्छा, रावण वध, रावण कौन था सभी जानते हो, किसने मारा? राम जी ने मारा, यानी कि एक तरीके से राम कथा पर या रामायण पर आधारित रचना थी। कौन सी? रावण वध रामायण पर आधारित रचना थी, याद रख लेना। देखो एक तो होते हैं अपनी ये रचना है जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक होते हैं प्रशस्तियां, ये प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जो उत्कीर्ण करवाई जाती है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। इसको किसने लिखा है? किसने उत्कीर्ण किया है? हरिसेन ने उत्कीर्ण किया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, समुद्रगुप्त का विजय गान है। एक तरीके से एक एक पंक्ति में अलग अलग विजयों के बारे में, प्रश्नबोधरण की नीति कहां अपनाई गई, कर ग्रहण मोक्षानुग्रहण की कहां अपनाई गई, चतवारी नीति कहां अपनाई गई, इस तरीके से सारी जो है इनकी नीतियां हैं। अब देखो इतिहास के अंदर मैंने 2 बार नेट किया है, मेरा इतिहास के अंदर नेट रहा है, दो बार दिया और दोनों ही अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर था। तो मैं इतिहास पे अच्छी पकड़ भी रखता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी प्रारंभ से रहा हूं और मेरा इंटरेस्ट भी है, इसलिए मैं आपको इतनी व्यवस्थित तरीके से दे भी रहा हूं। ऐसे तो आप कोई भी विषय देखोगे तो मैं पूरी मेहनत करने के बाद देने का प्रयास करता हूं। अब देखो कितने अच्छी हो पाती है वो तो आप लोग ही बता पाओगे। बाकी ये चीजें जो है इतिहास के विद्यार्थी जो होते हैं ना, उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है इस चीज में। यहां से ध्यान रखेंगे आपकी समुद्रगुप्त की विजयों का जानकारी। अब समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा, किसने? वीए स्मिथ ने, 100 युद्धों का विजेता कहा गया। इसकी जो शैली है वो चंपू शैली है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य प्लस पद्य, दोनों ही इनके अंदर मिलते हैं। कुछ तो आपको पैराग्राफ टाइप मिलेंगे, कुछ श्लोक टाइप मिलेंगे, तो गद्य पद्य शैली जो होती है वो चंपू शैली कहलाती है। इसके अंदर श्लोकों की संख्या 8 है। प्रयाग प्रशस्ति में श्लोकों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है, याद रखना। अब बात करें अपन, संस्कृत का विश्वकोश अमर कोश को कहा गया है और अमर सिंह ने इसकी रचना की, जिसे लिंगानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रचना किसने की? अमर सिंह ने की, अमर सिंह ने रचना की। देखो मोस्ट ऑफ जो है साहित्य जहां से प्रश्न डिटेल में बनते हैं साथियों, वो मैंने आपको करवा दिया है, जहां से डिटेल में चीजें पूछी जाती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी गुप्तकालीन साहित्य सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि किसकी रचना किसने की। तो अब जो पीछे आप स्लाइड देख पा रहे हो वो है किसकी रचना किसने की, वो भी अपने देखो कुछ भी पीछे नहीं रहे, जो मेरा है वो तेरा है, मैंने कहा था ना कल, तो वही थ्योरी है अपनी, ये भी पीछे नहीं रहे। इसमें कुछ रचनाएं जो है वो विज्ञान पर आधारित भी है, कुछ जो है खगोल पर आधारित भी है। अब जैसे कल की जो क्लास आएगी वो इसके आगे की कड़ी आएगी, तो उसके अंदर अपन विज्ञान खगोल वगैरह ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। और मैं आपको नवरत्न भी बताऊंगा, किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नवरत्न हुए। अब ज्यादातर जो नए नए छोरे होते हैं ना, छोरे छोरियां जो भी, उनको यही ध्यान है कि अकबर के समय नवरत्न थे। अकबर से पहले नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे, और मैं आपको बाकायदा ट्रिक के साथ में याद करवा दूंगा कल की क्लास, तो डोंट मिस, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेंगे। देखो अब बात करते हैं मृच कटिकम शूद्र, कभी पढ़ा अपन ने। न्यायावतार सिद्धसेन जैन संप्रदाय से संबंधित थे। चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिंग की रचना है। विशुद्धि मग बुद्ध घोष की रचना है, बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। नीतिसार कामंदक की रचना है। कामसूत्र व्याख्यान की रचना है जो काम शैली पर आधारित है, ठीक है ना। हयग्रीव वध जो है व्रतमेट की रचना है, इन्हें हस्तनिक के नाम से भी जाना जाता है। फोक्यो की फायान की रचना है, जो चीनी यात्री आया था फायान, एक तो हैंसांग था एक फायान था। हैंसांग की शियू की थी, इसकी फोकुओ की थी। आर्यभट्ट की रचना है। लघु जातक, वृद्ध जातक और पंच सिद्धांतिका, ये वराहमिहिर की रचना है जो खगोल शास्त्री थे। सांख्यकारी का ईश्वर कृष्ण की रचना है।
महाभास्करम और लघु भास्करम भास्कर प्रथम की रचना है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कर द्वितीय की रचना है। गणित सार महावीराचार्य की रचना है। खंडन खंड काद्य और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की रचना है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की रचना है। निघंटु धन्वंतरी की है। अष्टांग हृदय वाग्भट की है। अश्वशास्त्र जो है वो शालिहोत्र की है। इसके अंदर अश्वों के उपचार की सारी वर्णन किया गया है, तो उनका मतलब चिकित्सा ग्रंथ है ये एक तरीका का। हस्त्यायुर्वेद पालकाप्य की रचना है और इसके अंदर हाथियों के इलाज के बारे में सारा लिखा हुआ है हस्त्यायुर्वेद के अंदर। काव्य दस कुमार चरित्र दंडिन की रचना है। काव्यालंकार भामय की रचना है। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। तो ये सारी की सारी रचनाएं, और गुप्तकालीन जितनी साहित्य जितना था, तो एक साहित्य की एक क्लास अपनी जितनी होनी चाहिए थी जिस तरीके से वो पूरी हुई है। लगभग समय भी अपने ज्यादा नहीं लिया, 30-35 मिनट का सेशन है। यही क्लास लाइव में 1.5 घंटे की आराम से थी, आराम से 1.5 घंटे की थी। तो मुझे ये लाइव वाली क्लास है मुझे पसंद भी नहीं आती, मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है लाइव वाली क्लास में। क्या होता है, मेरी ध्यान है ना कमेंट पे जाता है बार बार, और कोई साला कोई दूसरा ऐसा फैसा कमेंट कर दे तो अपने से सहन और नहीं होता। तो उसके बाद में फिर जवाब देने में 10-15 मिनट निकल जाती है, मूड की ऐसी तैसी हो जाती है, जो पढ़ा ना वो भी ऐसी तैसी हो जाती है, और बातों में ही समय निकल जाता है। सीधे सीधे जिसको पढ़ना है ना वो तो ऑफलाइन, मतलब ये जो अपलोड क्लासेस होती है वही पढ़ने लायक है, बढ़िया। लाइव क्लासेस वहां काम आती है जहां पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आंसर लेने होते हैं, तो वहां पे लाइव बड़ी काम आती है। बाकी मेरी थ्योरी यही है कि अपलोड हो क्लासेस तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से संबंधित बात होनी चाहिए उसके अंदर। भाई ध्यान आपका यहाँ पे, अब फिर बीच में कोई बात आ गई, फिर कहानी आ गई, कोई कविता आ गई, फिर ऐसी तैसी हो जाती है। इसलिए अपनी क्लासेस, अब अपलोड का मतलब ये नहीं है कि 15 दिन पहले वाली आज दे रहे हैं आपको अपलोड, यानी कि ये भी आपको 24 घंटे के अंदर ही रिकॉर्ड की गई है, ठीक है ना, ये चीज है। तो आप निश्चिंत रहें, आप लोगों के लिए जो बेस्ट होगा ना वो इस जेजेडी के प्लेटफॉर्म से हमेशा किया जाएगा। बस आप लोग तो ऐसे ही सपोर्ट और प्रेम दर्शाते रहें, बनाते रहें, और अपन ऐसे ही चलते रहेंगे। ये इसका नाम धारा, गौरव ज्ञान धारा भी इसलिए ही रखा है कि ये धारा जो है वो अविरल चलनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये आज का जो सेशन था वो पूरा हो गया है, और टेलीग्राम पर यही गौरव ज्ञान धारा नाम से जो टेलीग्राम है इस पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, निश्चिंत रहें। शाम 8 से 9 बजे के बीच आपको पीडीएफ दे दी जाती है, वहां पे दे दी जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीजीडी का, ठीक है। क्लासेस आपके इसी तरीके से चलती रहेगी। अपने साथियों को सूचित जरूर कर लेना कि ये बैच जो है यहाँ पे विधिवत तरीके से चल रहा है, और जब आगाज किया है ना तो अंजाम तक लेके जाऊंगा, ये बात निश्चिंत, आप इस मामले में निश्चिंत रहें। बहुत जल्द साइंस की क्लासेस शुरू हो जाएगी, आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी वगैरह सारी क्लासेज इस बार मैं करवाने वाला हूं। तो फर्स्ट पेपर, जिस भी जीके का जितना भी फर्स्ट पेपर है वो सारा करवाएंगे, और बाकी आगे की रणनीति आगे बताएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।